हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। तो अगर आप लोगों ने आज का करंट अफेयर्स पढ़ा हो या न्यूज़पेपर पढ़ा हो, देखा हो या कोई न्यूज़ सुनी हो, तो ये खबर आप लोगों को अभी तक पता लग चुकी होगी, है ना, कि जो इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल, उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। तो ये हैं अरुण गोयल, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है, इलेक्शन कमिश्नर के पद से, चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफ़ा दिया है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो तो कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है। इन्होंने अपना राष्ट्रपति को जो इस्तीफ़ा दिया है, जो रेजिग्नेशन लेटर दिया है, उसमें पर्सनल रीजंस, ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन है। और कल ये खबर सामने आई कि इन्होंने जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। और अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद ही, यानी कि लगभग आप कहिए कि हफ्ते 10 दिन के अंदर, लोकसभा के जो चुनाव हैं उनका पूरा का पूरा शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाली है। और ऐसे समय में एक इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा देना ये थोड़ा सा मतलब एक कंसर्निंग मैटर है, एक चिंता की बात है और एक बड़ी बात भी है, एक बड़ा इशू है। अब क्यों इन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके पीछे कहीं पर कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है ना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं, तो उन चर्चाओं पे हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे और फिर एक इम्पॉर्टेंट इशू को हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो पहले अगर मैं आपको अरुण गोयल के बारे में थोड़ा सा बताऊं, अरुण गोयल का जब अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है, ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ था इलेक्शन कमिश्नर के पद पे 19 नवंबर 2022 में, ठीक है। उससे पहले ये पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर थे और जो हैवी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसमें ये सेक्रेटरी के पद पर थे, तो वहाँ पर ये काम कर रहे थे। और वहाँ पर जब हैवी मिनिस्ट्रीज में ये सेक्रेटरी के पद पर थे, सचिव के तौर पर थे, तो इनका वहाँ पर रिटायरमेंट होना था दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर 2022 में रिटायरमेंट होना था, उससे एक महीने पहले इन्होंने उस पद से वीआरएस लिया, अर्ली रिटायरमेंट लिया। और उसके बाद 18 नवंबर को इन्होंने वहां से अपना रेजिग्नेशन दिया था, 2022 की हम बात कर रहे हैं। और उसके अगले दिन ही 19 नवंबर 2022 को इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज अ इलेक्शन कमिश्नर। हालांकि उस समय इलेक्शन कमिश्नर का जो पद था वो मई से खाली था, मई 2022 से खाली था। लेकिन जैसे ही इन्होंने वहां पर रेजिग्नेशन दिया अपना सेक्रेटरी के तौर पर, हैवी मिनिस्ट्रीज में ये थे वहां पर सेक्रेटरी के पद पर, वहां पर जैसे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसके अगले दिन ही विद इन 24 आवर्स जो है ये इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए जाते हैं, अपॉइंट कर दिए जाते हैं। अब इनकी जो अपॉइंटमेंट थी उसको लेकर काफ़ी सारी उस समय भी चर्चाएं हुई थी। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि कैसे किसी का जो अपॉइंटमेंट है, खासकर इतने इंपॉर्टेंट पद पर, इतने महत्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति अपॉइंट होने वाला है, उसका अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सवाल खड़े किए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनका अपॉइंटमेंट निरस्त नहीं किया था, है ना, उसको जो है वो कैंसिल नहीं किया था, तो ये अपने पद पर बने हुए थे। और अभी की भी अगर मैं बात करूं तो इनका जो टेन्योर था, जो इनका कार्यकाल था, वो दिसंबर 2027 तक का था, ठीक। और वहीं जो अभी दूसरे हमारे मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दैट इज राजीव कुमार, उनका जो टेन्योर है वो अगले साल फरवरी के महीने तक है, यानी कि 2025 फरवरी तक। तो 2025 फरवरी में जब राजीव कुमार, जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जब वो रिटायर होते, तो उसके बाद ये जो है अरुण गोयल, ये बनने वाले थे क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और लगभग 2.5-3 साल के आसपास ये उस पद पर रहते, क्योंकि 2025 फरवरी में बनते और 2027 के दिसंबर में इनका रिटायरमेंट था, तो लगभग ये 2.5-3 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते। लेकिन क्या ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया? अब उसके पीछे अलग अलग तरीके की बातें हैं, है ना। उन बातों का कोई सार या कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि किस वजह से इन्होंने रिटायरमेंट दिया, मतलब रेजिग्नेशन दिया और अपना पद छोड़ दिया, तो वो हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी कहानी यहाँ पर बताई इनके बारे में, है ना।
अब हमारे लिए और आपके लिए एज एन एक स्टूडेंट के रूप में अगर हम बात करें, एक एस्पिरेंट के रूप में अगर हम बात करें, अगर आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो अभी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक ये एक्ट जो है वो संसद में पास हुआ। ठीक है, कौन सा एक्ट था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्त जो है उनके अपॉइंटमेंट को लेकर, उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उसको लेकर और उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है उसको लेकर एक एक्ट, एक कानून बनाया गया। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ आपको और यहाँ पर बता दूँ कि वैसे आपको पता होगा कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, आर्टिकल 324 है, उसमें ये बात लिखी गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर जितना भी टाइम टू टाइम डिसाइड किए जाएं, है ना, उनका अपॉइंटमेंट होता है। और प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हमारे देश में वैसे 3 का सिस्टम है, मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें से एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी 2 जो हैं वो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो एक इलेक्शन कमिश्नर तो ये थे जिन्होंने कल रिजाइन किया, और इससे पहले एक और इलेक्शन कमिश्नर थे जिनका नाम था अनूप चंद पांडे, उनका रिटायरमेंट पिछले महीने हुआ है। ठीक है, तो अभी की अगर मैं स्थिति बताऊं, यानी कि आज प्रेजेंट डे की स्थिति, जिस समय तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ एक मेंबर बॉडी रह गया है, जिसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। ठीक है, हालांकि अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि शायद 14-15 तारीख के आसपास एक कमेटी की, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी मीटिंग होने वाली है। तो हो सकता है कि 1 या 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का जो है वो अपॉइंटमेंट हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगले हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का जो शेड्यूल है, जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन या आम चुनाव है, उसका शेड्यूल भी आने वाला है ना, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। चलो फिलहाल हम लोग इस एक्ट की बात करेंगे। ठीक है, इस एक्ट को हम डिटेल में समझेंगे, पूरा का पूरा जो ऑफिशियल एक्ट है उसको हम लोग गैजेट नोटिफिकेशन में जहां पर ये एक्ट पब्लिश हुआ है वहीं से समझेंगे, और जो भी इसके प्रोविजंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ये एक्ट है, मैं इसको गैजेट से ही लेके आया हूं, डायरेक्ट यहीं से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस एक्ट को क्या कहा गया है, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट सर्विस कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ठीक है, ये इस एक्ट का नाम है। अब देखो यहां पर एक चीज लिखी है। अच्छा, इस एक्ट के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, जो इसका बिल था, इसका बिल संसद में, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था पिछले साल के मॉनसून सेशन में। मॉनसून सत्र के दौरान इसका बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि जब मॉनसून सत्र बिल्कुल एंड होने वाला था, सेकेंड लास्ट डे में इसका बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय तो इसके ऊपर कुछ चर्चाएं भी नहीं हुई और ये पास भी नहीं हुआ। फिर जो उसका अगला सत्र हुआ, जो विंटर सेशन हुआ, शीतकालीन सत्र हुआ, वहां पर यह पास हुआ, और 28 दिसंबर 2023 के दिन ही इसको जो है वो राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर भी इसमें कर दिए। ठीक है, इसमें यही चीज यहां पर लिखी भी गई है, रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 28 दिसंबर 2023। ठीक है, 28 दिसंबर 2023 को इसको राष्ट्रपति ने जो है वो अपना एसेंट या सहमति दे दी, और उसी दिन जो है ये गैजेट में भी पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं 28 दिसंबर की इसमें डेट डली हुई है। क्लियर बात। चलो इसके बाद आगे देखो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कब ये बिल पास हुआ, कब राष्ट्रपति ने इसमें अपना एसेंट दिया, लेकिन यहां पर एक डेट और इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी जो एक्ट है वो सिर्फ इसके बाद लागू नहीं हो जाता। संसद में पास हुआ कोई भी बिल, उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसको अपना एसेंट दिया, तो बिल पास हो गया दोनों सदनों से, प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट या अपनी सहमति दे दी, तो कोई भी बिल, कोई भी विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। ठीक है, बिल जो है वो एक्ट बन गया। लेकिन वो एक्ट लागू कब से होगा, उसके लिए भी हर एक्ट की एक डेट जो है वो गैजेट में पब्लिश की जाती है सरकार के द्वारा, और उसी को लेकर यहां पर लिखा गया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स, ये ऐसे दिन से लागू होगा, ऐसी तारीख से, जब केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन या अधिसूचना के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में बताएगी। तो उसको लेकर भी मैं डेट आपको दिखाता हूं, वो डेट ये है। देखिए, ये इसी एक्ट का जिक्र है और इसमें लिखा गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1, मैं वही आपको बता रहा हूं कि सेक्शन 1 का जो सबसेक्शन 2 है, ठीक है ना, सेक्शन 1, इसका सबसेक्शन 2 में ये बात दी गई है। तो इसके अनुसार ये जो एक्ट है ये किस दिन से लागू हुआ है, आई होप आपको ये चीजें दिख रही होंगी।
ये एक्ट जो है वो लागू हुआ है 2 डे ऑफ जनवरी 2024 से, यानी कि 2 जनवरी 2024 से यह कानून जो है वो लागू हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? चलो अब इसके बाद हम लोग आगे जो है इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अगर समझें, ठीक है, तो यहां पर जो डेफिनेशंस दी गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लॉज 2 में है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन वही कमीशन है जो आर्टिकल 324 संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लॉज 1 में दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर भी वही है जो क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 324 में है। ठीक है, सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्या क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखो इलेक्शन कमीशन में क्या क्या होगा। इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, इलेक्शन कमीशन में क्या क्या होगा। एक तो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, और बाकी सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एज प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जितना राष्ट्रपति जो है वो समय समय पर फिक्स करेंगे। बट मैंने आपको बताया कि हमारे देश में अभी के हिसाब से जो कंडीशन है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, या अदर नहीं कहें इनको, हम सिंपल इलेक्शन कमिश्नर्स भी अगर कहें, शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि इनकी नियुक्ति या इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब खुद की अथॉरिटी से जो है वो ये काम करते हैं, किसी और को ये काम वो नहीं देते। प्रेसिडेंट जो है इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, किनका? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका भी। ठीक है, ये बात भी आप समझ गए। इसके बाद लिखा है इनकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कौन बन सकते हैं? ये वही व्यक्ति बन सकते हैं हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड अ पोजीशन इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार में जो भी व्यक्ति, ठीक है, भारत सरकार में जो भी व्यक्ति या तो सचिव के पद पर हो, ठीक है, या तो प्रेजेंट में हो सचिव के पद पर, या उसकी इक्विवेलेंट पोस्ट कभी उसने हेल्ड की हो, सचिव या उसकी इक्विवेलेंट पद पर, या वो अभी हो या उसने पास्ट में कभी ऐसी कोई पोजीशन होल्ड की हो, वो बन सकता है इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, पहली कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिनके पास ये नॉलेज हो और जिनके पास एक्सपीरियंस हो इन मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, हालांकि ये वाला क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो नहीं होता। ठीक है, बट हाँ ये वाला जरूर होता है कि सेक्रेटरी पद यानी कि सचिव पद का कोई भी व्यक्ति जिसने अभी जो सचिव पद पर हो या कभी वो पहले भारत सरकार में सचिव के पद पर रहा हो, वो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। ठीक है, यहां तक भी बात समझ गए। अब इसके बाद सवाल आता है ये जो 2 कमिटीज हैं इनका, एक है सर्च कमेटी, दूसरी है सिलेक्शन कमेटी। सर्च कमेटी क्या करेगी? देखो सबसे पहली बात है कि सर्च कमेटी को जो है वो को लीड कौन करेगा या उसको हेड कौन करेगा? सर्च कमेटी को हेड करते हैं मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, जो कानून मंत्री हैं वो इसको हेड करते हैं। और इसमें 2 ऑफिसर और होते हैं, मतलब इस कमेटी के 2 मेंबर और होते हैं। कौन सी कमेटी की हम लोग जिक्र कर रहे हैं? सर्च कमेटी की। ठीक है, सर्च कमेटी को हेड करेंगे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और इसमें 2 मेंबर और होंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इस कमेटी के जो मेंबर हैं सर्च कमेटी के, वो कौन होंगे? एक तो लॉ मेंबर होंगे, ये होंगे लॉ मिनिस्टर, ठीक है, कानून एवं न्याय मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो, और बाकी उसमें 2 सदस्य और होंगे, 2 मेंबर्स और होंगे। और वो 2 मेंबर्स कौन होंगे? वो भी वही उसी पद पर है, भारत सरकार में सेक्रेटरी का पद। ठीक है, रैंक ऑफ अ सेक्रेटरी होना चाहिए उनका भी। एंड शेल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ 5 पर्सन। अब ये कमेटी काम क्या करेगी? ये कमेटी जो सर्च कमेटी है ये काम करेगी, 5 लोगों के नाम को जो है वो चुना जाएगा। ठीक है, कि इन 5 नामों में से ही किसी एक को जो है इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। ठीक है, 5 नामों को जो है वो चुना जाएगा। तो वो 5 नाम चुनने का जो काम है वो इस सर्च कमेटी का है, और वो नाम चुन के फिर किसको दिए जाएंगे? जो सिलेक्शन कमेटी है उसको। फाइनल डिसीजन उन 5 नाम में से एक नाम का सिलेक्शन कमेटी लेगी। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। अब इसके बाद एक कमेटी तो हमने देख ली, सर्च कमेटी का काम क्या है? 5 नामों की लिस्ट तैयार करना। और वो 5 नाम किसके होंगे? जो आगे मतलब इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार में सचिव का पद
में अभी हों या पहले कभी रहे हों, ठीक है, सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट पोस्ट, ठीक है, यहां तक बात समझ गए। अब ये सर्च कमेटी ने 5 लोगों की नाम जो है वो एक लिस्ट बना के सिलेक्शन कमेटी को दे दिया। अब वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो क्या करेगी, सिलेक्शन कमेटी जो है उस 5 में से एक नाम को चुनेगी और वो नाम जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, और फिर प्रेसिडेंट जो है उनको ऑफिशियली अपॉइंट करेंगे। ये तो हमने पीछे भी देखा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, है ना। अब इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर ये कमेटी है। इसमें सबसे पहले तो होंगे भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन भी होंगे, ठीक। इसके बाद इसमें होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा जो है वहां पर नेता विपक्ष, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल, ये इस कमेटी के मेंबर होंगे। और इसके बाद एक और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मंत्री, जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे, ठीक है। पहले आपको याद होगा एक सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले के ऊपर सुनवाई की थी, अनूप बर्णवाल वाला केस आपको याद होगा, है ना, अगर नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं। अनूप बर्णवाल का एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो एक 3 मेंबर कमेटी के द्वारा होगा, लेकिन उन 3 मेंबर की कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा होंगे, लेकिन यहां पर जो ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अब नॉमिनेटेड बाय द पीएम है, इसकी जगह वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट विल बी सीजीआई, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो इसमें होंगे। हालांकि बाद में पार्लियामेंट में इस लॉ को जो है वो पास करके ये सीजीआई की जगह फिर ये ला दिए गए, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यहां तक बात समझ गए। अब इसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ये भी है कि अगर कभी लोकसभा में कोई अपोजिशन पार्टी ना हो, क्योंकि एक कन्वेंशन ये माना जाता है कि जैसे हमारे देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, 543 सीट्स हैं, तो किसी भी अपोजिशन पार्टी के पास अगर 10% ऑफ द सीट्स नहीं है, एटलीस्ट 10% ऑफ द सीट्स नहीं है, तो कोई भी क्लियर अपोजिशन पार्टी या विपक्षी पार्टी नहीं होती, ठीक है। तो उसमें क्लैरिफिकेशन ये दिया गया है कि ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में कि अगर कभी कोई क्लियर अपोजिशन पार्टी नहीं है, तो उस केस में ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ये कौन होंगे, लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, ठीक है। मान लीजिए किसी के अगर 543 का 10% हो गया, 55 सीट्स, 54.3 उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 55 सीट्स। अगर किसी के पास 55 सीटें नहीं है, ठीक है, किसी के पास 50 सीट है, 45 सीट है, तो वो पार्टी जो है वो उसके जो लीडर हैं, ठीक है, उसके जो लीडर हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएंगे इस प्रोविजन के हिसाब से, मतलब इस प्रोविजन के लिए, ठीक है, इस सिलेक्शन कमेटी के लिए। तो सर्च कमेटी का क्या पर्पस है, सिलेक्शन कमेटी का क्या पर्पस है, ये आप समझ गए, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। अब यहां पर देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर कभी कभार अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में तो वो यहां से पूछा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो इस आधार पर इनवैलिड नहीं होगा ऑफ एनी वैकेंसी और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी, कि जो सिलेक्शन कमिटी है अगर उसमें कोई पद नहीं है, कोई पद अगर खाली है, अगर वैकेंसी है, ठीक है, या उसमें कोई डिफेक्ट है और उस वजह से अगर वो सिलेक्शन कमेटी किसी का नाम का 5 में से कोई नाम अगर सेलेक्ट कर लेती है तो वो नाम फिर जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब सिलेक्शन कमेटी में कोई वैकेंसी या कोई डिफेक्ट अगर है सिलेक्शन कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन में, सिलेक्शन कमेटी के बनने में, उसके हिसाब से अगर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना जाता है तो उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। इसके बाद ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग कमेटी है, ठीक है, कि उसके ऊपर कोई ऐसा नजर नहीं रखेगा कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, उसने उन 5 नामों में से एक नाम को चुनने में सही प्रक्रिया फॉलो करी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता दिखाई नहीं दिखाई, इसके ऊपर कोई नजर नहीं रखेगा। वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, उसको अपना जो प्रोसीजर है वो खुद ही रेगुलेट करना है, ठीक है, तो ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। इसके बाद आगे ये लिखा है कि सिलेक्शन कमेटी में ऑल्सो कंसिडर एनी अदर पर्सन दैट दोज इंक्लूडेड इन द पैनल बाय सर्च कमेटी। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि सर्च कमेटी का काम क्या है कि वो 5 नामों को चुन के 5 नामों की एक लिस्ट बना के सिलेक्शन कमेटी को देगी। अब लेकिन सिलेक्शन कमेटी के पास जब वो 5 नाम आए
तो सिलेक्शन कमेटी को अगर ये लगता है कि इन 5 नाम में से कोई छठा व्यक्ति ऐसा हो सकता है, मतलब इन 5 के अलावा कोई छठा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इन 5 से ज्यादा कैपेबल है, ठीक है, जो इन 5 से ज्यादा कैपेबल है इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए, तो उसको भी वो कंसिडर कर सकते हैं, उसके नाम पर भी विचार कर सकते हैं। मतलब ये चीज जरूरी नहीं है। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में कहीं पर ऐसा लिखा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि सिलेक्शन कमेटी को सिर्फ उन 5 नामों में से ही चुनना है जो सर्च कमेटी ने दिए हैं, वो उन्हीं 5 नामों में से चुनने के लिए बाउंड है, बाध्य है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो उसके अलावा भी कोई और नाम जो है वो अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है इनके टेन्योर के बारे में, मतलब इनका जो कार्यकाल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो कितने समय का रहेगा। इनका जो कार्यकाल है ये जिस दिन से अपना पद संभालते हैं, अपना ऑफिस एज्यूम करते हैं, तब से इनका जो टर्म है वो रहेगा 6 साल का, ठीक है। टर्म ऑफ 6 ईयर्स, जिस दिन से ये अपना ऑफिस एज्यूम करते हैं वो, या फिर 65 ईयर्स की एज, विच एवर इज अर्लियर। मतलब किसी का पद, अगर किसी को पद मिल जाता है 59 साल में, 59 ईयर्स की जब उनकी एज है, 58 ईयर्स की जब एज है, तो वो 6 साल पूरा करेंगे। अगर मान लीजिए किसी को टर्म मिलता है, कोई अपने पद पर आता है जब उसकी उम्र 62 साल हो गई है, तो वो सिर्फ 3 साल ही जो है, जब तक उसकी उम्र 65 साल होगी, वो उस पद पर बना रहेगा, ठीक है। तो यानी कि 65 ईयर्स और 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ही एज्यूम्स हिज ऑफिस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, कि एक बार अगर उनका पद उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल कर लिया तो दोबारा उनको रीअपॉइंट नहीं करा जाता, ठीक है। कभी भी आपने पुराना, अगर आप किसी भी इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की लिस्ट अगर उठा के देखेंगे तो किसी का भी नाम आपको जो है वो रिपीट नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि उनका रीअपॉइंटमेंट जो है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। यहां तक भी बात समझ गए। इसके बाद ये लिखा है कि जब कोई इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे मैंने आपको अभी अरुण गोयल का केस बताया कि अगर इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया होता, अभी तो ये इलेक्शन कमिश्नर थे, अगर ये इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया होता तो अगले साल फरवरी में जाके, फरवरी 2025 में, जब अभी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, जब वो रिटायर होते, जब उनका टर्म ऑफ ऑफिस पूरा होता, तो उसके बाद अरुण गोयल जो है वो क्या बन जाते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कि जब कोई इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है, उसके बाद भी उनका जो टोटल टेन्योर है दोनों पदों पर, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो दोनों का टेन्योर है, दोनों का कार्यकाल है, वो 6 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 6 साल का ही है, भले ही वो एक ही पद पर रह के रिटायर हो जाए या एक पद से दूसरे पद पे प्रमोट हो उसके बाद रिटायर हो, लेकिन टोटल टेन्योर जो है वो 6 साल का ही रहेगा। यहां तक बात आई थिंक क्लियर है। इसके बाद आगे देखिए, और ये प्रोविजंस मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर नोट डाउन करें। मैं आपको ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर कर दूंगा आप, लेकिन इसको जरूर एक बार पढ़िएगा और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूं वो जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें कि इनको सैलरी कितनी मिलती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को जो सैलरी मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलती है। अच्छा, यहां से एक पॉइंट आपको और समझ में आएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सिर्फ, उनमें सिर्फ जो पद है, जो पोजीशन है, उसमें सिर्फ नाम का अंतर है, ठीक है, उसमें सिर्फ नाम का अंतर है। उसमें ऐसा नहीं है कि इन दोनों की पोजीशन या इन दोनों की जो आप कहिए पावर्स हैं उनमें कोई अंतर है, पावर्स में कोई अंतर नहीं है। यह चीज आप यहां से बड़े क्लियरली समझ सकते हैं कि इन दोनों को जो पैसा मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, जो तनख्वाह मिल रही है, वो बराबर है ना। अदरवाइज अगर दोनों एक दूसरे से पद से ऊपर नीचे होते, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज्यादा पावर होती या उनका जो पद है वो ज्यादा पावरफुल होता, है ना, तो उनको ज्यादा सैलरी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है कि इन दोनों को जो सैलरी है वो कितनी मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी आई थिंक अभी 2.5 लाख रुपए पर महीना है, तो वही इनको मिलती है, ठीक है। अब जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई प्लस अदर जजेस हैं, तो वहां पर सीजेआई का पद अलग है। हालांकि सीजेआई भी जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं में से बनते हैं, लेकिन सीजेआई का पद अलग है। सीजेआई इज नॉट सेम एज द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। सीजेआई का पद अलग है, सीजेआई की जो सैलरी है वो भी एज कंपेयर टू अदर जजेस ज्यादा है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो या बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हो, उनकी सैलरी बराबर है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बराबर, ठीक। यहां तक बात समझ गए। इसके बाद यह भी लिखा गया है
कि इनको जो भी सैलरी मिलती है, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, या जो भी इनके बाकी सर्विस कंडीशंस हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर्स की, जब इन्होंने पद संभाला उसके बाद से दैट शैल नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज, मतलब उसको कम नहीं किया जाएगा। जब इन्होंने पद संभाला उस समय जो इनको सैलरी मिलनी है, जो उस पद के लिए सैलरी डिसाइड की गई है, वो इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होगी। ठीक, यहां तक भी बात क्लियर। इसके बाद आगे लिखा है, इसके बाद आगे क्या लिखा है देखो, इफ अ पर्सन हु इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर वाज इन रिसीप्ट ऑफ और बीइंग एलिजिबल सो टू डू had elected to draw a pension other than disability or wound pension in respect of any previous service under the central government or a state government, his salary in respect of the service as a chief election commissioner or election commissioner shall be reduced। यानी कि अगर मान लो ये पहले किसी पद पर थे, ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार में ये किसी पद पर थे और वहां पर रहते हुए इनको कुछ पेंशन मिल रही थी, ठीक है, तो अब जब ये इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं तो इनकी सैलरी जो है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी, जितना इनको वहां पर पेंशन मिल रही है उसके उतना ही अमाउंट कम हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि 2,50,000 पर महीने इनकी सैलरी है और मान लो इनको किसी अपने जो पुराने पद है उसके हिसाब से इनको 50,000 रुपए की पेंशन वहां से मिल रही है, तो इनकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपए कम हो जाएगी, तो 2 लाख रुपए इनको सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आगे ये लिखा है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकते हैं। इसके बाद ये लिखा है कि इनको जो डियरनेस अलाउंस जो डीए मिलेगा वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर और जो डीए है डियरनेस अलाउंस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, इसके बाद इनको ये लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 50% ऑफ अर्नड लीव्स का एनकैशमेंट करा सकते हैं। मतलब जब इनका कार्यकाल पूरा होगा इनको जितनी भी लीव्स मिलनी है, जितनी भी छुट्टियां मिलनी है, उसमें से अगर इन्होंने उतनी छुट्टियां नहीं ली हैं तो उसमें से 50% जो लीव्स हैं उसका ये एनकैशमेंट करा सकते हैं, यानी कि उसके बदले इनको रिटायरमेंट के समय में पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है, इसके बाद ये वाला पॉइंट तो खैर कुछ काम का है नहीं कि, है ना। इसके बाद ये वाला पॉइंट आप देखिए रेजिग्नेशन और रिमूवल का। रेजिग्नेशन और रिमूवल में ये है कि ये कभी भी जब चाहें अपनी इच्छा से अब प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट को जो है वो अपना पद से रिजाइन कर सकते हैं, जो कल अरुण गोयल ने करा, प्रेसिडेंट के नाम अपना रेजिग्नेशन लिखा और रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, यहां तक भी बात समझ गए। इसके बाद आगे क्या लिखा है देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as the judge of the Supreme Court। तो इनका पद एक तरीके से बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इनका जो रिमूवल है वो भी उसी तरीके से होगा और उसी आधार पर होगा। मैंने पहले तो रेजिग्नेशन बता दिया, रेजिग्नेशन का मतलब है कि अगर वो खुद से अपना पद छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कभी इनको पद से निकालने की बात है तो इनको पद से निकाला जा सकता है उसी तरीके से और उसी आधार पर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल है ये वैसे आप लोगों को पता होगा, संविधान के अनुच्छेद 124 124 के क्लॉज 4 में दिया गया है और वहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज का जो अच्छा चलो ये मैं सवाल आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का जो ग्राउंड है वो क्या है, जो आधार है वो क्या है। ठीक है, और मैनर में आपको बता देता हूं, मैनर में बेसिकली क्या है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है वो रिमूवल होता है, लेकिन उसके लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो सदन के दोनों सदनों में 2/3 ऑफ द, मतलब जिसको स्पेशल मेजोरिटी हम कहते हैं, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दैट 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो 50% प्लस 1 ऑफ द हाउस मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर इस तरीके का एक रेजोल्यूशन संसद के दोनों सदनों में पास हो जाए तो प्रेसिडेंट जो है फिर उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड क्या है, क्या आधार है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समझ गए यहां तक। इसके बाद ये तो हमने बात करी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। इसके बाद यहां पर आगे लिखा गया है कि जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता, कि अगर बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने की रिकमेंडेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर करें उनको तभी हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे ये लिखा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको जो लीव मिलती है, लीव मतलब जो छुट्टियां मिलती हैं, वो किस हिसाब से मिलती हैं,
इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फॉर द टाइम बिंग एप्लीकेबल टू द सर्विस टू विच ही बिलोंग बिफोर द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, कि मतलब जिस पद पर वो पहले थे, जिस पोजीशन पर वो पहले थे, या जिस सर्विस में वो पहले थे, उसके रूल्स के हिसाब से ही इनको जो है वो छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, और जितनी छुट्टियां इनके पास जब अपना इन्होंने पुराना पद छोड़ा था, जो पुरानी सर्विस थी जब उसको छोड़ा था, उस समय इनके पास जितनी भी छुट्टियां थी ये उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी यहां पर प्रोविजन है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो लीव को लेकर जो प्रोविजन है कि लीव ग्रांट करना या लीव रिफ्यूज करना या लीव को रिवोक करना या कर्टेल करना, ये सारी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, खासकर जो इस तरीके के पॉइंट्स है ना, ये आप लोगों के एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट कि ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है कि प्रेसिडेंट के पास है ना। तो यहां पर अभी तक आपने देखा कि सारी की सारी पावर जो है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास ही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद पेंशन को लेकर ये लिखा गया है कि जब ये अपने पद से रिटायर होंगे तो इनको जो है वो पेंशन भी मिलेगी, है ना। और पेंशन को लेकर भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, बट हालांकि वो बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट पेंशन मिलेगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक पॉइंट ये लिखा गया है कि एक्सेप्ट वेयर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर डिमिट्स ऑफिस बाय रेजिग्नेशन ही शैल बी डीम्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट टू हैव डिमिटेड हिज ऑफिस ओनली। मतलब इनके ऑफिस छोड़ने की 3 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि सेक्शन 9 में जो दिया गया है कि इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। कार्यकाल पूरा 2 ही स्थिति में हो सकता है, यानी या तो इन्होंने अपने पद पर रहते हुए 6 साल पूरे कर लिए हों, या इनकी एज जो है वो 65 ईयर्स की हो गई हो, या तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है या तो मतलब कंप्लीटेड हिज ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस, या इनका 65 ईयर्स हो गया है, या तीसरा ये है कि ये मेडिकली जो है वो अनफिट करार दे दिए गए हैं कि ये अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से जो है वो पद पर नहीं रह सकते। ठीक है, इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जनरल प्रोविडेंट फंड में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कंडीशंस जो है, इसके बाद ये लिखा गया है कि बाकी कंडीशंस इनकी सर्विस को लेकर जो भी हैं वो भी बाय रूल्स प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, इनकी जो बाकी सर्विस कंडीशंस है उससे भी पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की जो बाकी टर्म सर्विस कंडीशंस हैं, जैसे कि कितना ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या लीव ट्रैवल कंसेशन है, कन्वेंस फैसिलिटीज़ क्या है, या बाकी जितनी भी सर्विस कंडीशंस हैं वो सारी की सारी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। पार्लियामेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इसके बाद ये लिखा है कि नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि किसी भी कानून में कुछ भी प्रावधान हो उसके बावजूद कोई भी कोर्ट, देश का कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत किसी भी पर्सन के खिलाफ, कोई भी पर्सन जब कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा हो या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो, यानी कि अभी हो या पहले रहा हो, ठीक है, हु इज और वॉज, यानी कि एक बार कोई व्यक्ति अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बन गया, तो जब वो पद पर है या उसके बाद भी उसके ऊपर कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ठीक है, जब कभी भी अगर उसने कोई ऐसा शब्द कहा हो या कोई वर्ड ऐसा किया, मतलब बोला हो, कोई टास्क किया हो, कमिट किया हो, ठीक है, और जब वो ऐसा लग रहा हो कि उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी या ऑफिशियल फंक्शन के दौरान कुछ भी बोला, ठीक है, या उससे रिलेटेड अगर उसने कुछ भी चीज बोली या कुछ भी एक्शन लिया, है ना, तो उस केस में उसके खिलाफ कभी भी कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। क्लियर बात? हाँ, अब वो बाकी किसी का जाके खून कर दे वो बात अलग है, उसमें तो होगी, बट ये इस कंडीशन में है कि जब वो अपनी ड्यूटी के को डिस्चार्ज करने में एक्ट कर रहे हैं या परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, यानी कि ये माना जा रहा है कि ये अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, ये इनका डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी है कि अपनी ये ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उस समय ये कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें, है ना, कुछ भी कर दें अपनी ड्यूटी निभाते हुए, जिसमें ये माना जाए कि ऐसा इन्होंने इसलिए कहा या इसलिए किया क्योंकि ये अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तो उस केस में इनके ऊपर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी भी देश के किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकती। ठीक है, देश के किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकती, मतलब इंडिया के जो भी कोर्ट्स हैं, चाहे लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी कोई प्रोसीडिंग कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, वही मैंने बताया, किसी का जाके खून कर दें तो होगी, है ना, बट वैसे नहीं होगी। यहां तक बात समझ गए।
इसके बाद आगे लिखा है ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। इलेक्शन कमीशन का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करेगा वो इसी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से होगा। और इसमें यह लिखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो यूनानिमस डिसीजन से, मतलब 3 इलेक्शन कमिश्नर, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है, तो वो यूनानिमस डिसीजन से जो है अपना काम करेगा। ठीक है, अपना जो प्रोसीजर है फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस वो करेगा। और एलोकेशन ऑफ इट्स बिजनेस कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या काम करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर क्या काम करेंगे, ये काम इनको किसी के द्वारा ऊपर से सौंपा नहीं जाएगा, कोई और सुपरवाइजिंग बॉडी नहीं है, ये तीनों आपस में मिलके ही अपना काम जो है वो बांटेंगे। ठीक है, और यूनानिमस तरीके से होगा, मतलब आपस में ही ये लोग फैसला करके करेंगे। इसके बाद ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का जितना भी बिजनेस है वो एज फार एज पॉसिबल, यानी कि जिस हद तक भी पॉसिबल हो यूनानिमसली तरीके से होगा। और अगर कभी किसी मुद्दे के ऊपर इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनके बीच में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई मतभेद होता है, तो उस केस में फिर जो ओपिनियन है, मतलब जो भी वो मैटर है वो डिसाइड किया जाएगा बाय द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, मैंने आपको बताया ना कि कोई स्पेशल पावर नहीं है, उनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, कोई एक तरीके से आप कहिए तो वीटो पावर नहीं है। वैसे तो यूनानिमस काम करेंगे, लेकिन अगर किसी मुद्दे के ऊपर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कभी कोई मतभेद हो जाता है तो फैसला जो है वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। अब वो 3 लोगों की है तो उसमें से 2-1 की मेजोरिटी हो जाएगी। कभी हो सकता है कि दोनों इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ हो जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग हो जाए, तो फिर जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी बातें मानी जाएंगी। ठीक है, यहां तक भी आप बात समझ गए। इसके बाद यहां पर बाकी जो प्रोविजंस है, खैर उसमें तो कोई खास बात है नहीं। इसमें यह लिखा है कि अगर इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को लागू करने में अगर कोई डिफिकल्टी या कोई समस्या आती है तो केंद्र सरकार इस एक्ट के बनने के 5 साल के बाद उस डिफिकल्टी को रिमूव करेगी। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा गया है कि इस सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो भी ऑर्डर दिया जाएगा वो पार्लियामेंट के हाउस में, यानी कि संसद के सदन में जो है उसको पेश किया जाएगा। और इसमें यह भी लिखा गया है कि कोई भी रूल और कोई भी ऑर्डर इस एक्ट के अंतर्गत अगर बनाया जाता है तो जब भी उसको बनाया जाएगा उसके बाद उसको ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, जब वो सदन में होगा फॉर अ टोटल ऑफ 30 डेज। ठीक है, वो 30 दिन के लिए वहां पर पेश किया जाएगा, और 30 दिन जो है वो एक सत्र में भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा सक्सेसिव सत्र में भी हो सकते हैं, एक के बाद एक। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर दिया गया, हालांकि इसमें कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना कि इस एक्ट को जब लाया गया 2023 के एक्ट को, तो इससे पहले जो एग्जिस्टिंग एक्ट था वो 1991 का था। तो जब ये 2023 का एक्ट लाया गया तो 1991 वाला जो एक्ट था वो रिपील हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। और इसके बाद ये लिखा गया है कि कोई भी एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन और परपोर्टेड टू हैव बीन डन और टेकन अंडर द एक्ट hereby repealed shall in so far as it is not inconsistent with the provision of the act be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this act। यानी कि 1991 का एक्ट अभी तक लागू था, है ना, 2 जनवरी 2024 से पहले। तो उस एक्ट के तहत जो भी एक्शन लिया गया हो या कोई भी काम किया गया हो, अगर वो इस एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि वो एक्शन इसी एक्ट के करस्पॉन्डिंग प्रोविजन के अकॉर्डिंग लिया गया है। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखी गई है। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरा का पूरा आई थिंक जो आर्टिकल था वो आप लोग समझ गए, मतलब पूरा का पूरा ये एक्ट, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, है ना। उसके पीछे रीजन एक तो वही था जो अपॉइंटमेंट वाला मैटर हुआ जिसमें कमेटी बनाई गई, और अभी जब ये चुनाव से एकदम कुछ ही दिन पहले यहां पर इस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपना रेजिग्नेशन दिया है, तो इसको लेकर भी ये इशू सामने आया है। तो इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो एक्ट है इसको आप लोग डिटेल में, जो मैंने आपको इसके प्रोविजन समझाए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे और इसको समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। और आप ये मान के चलिए कि आप लोगों के जो आगे एग्जाम्स होंगे, चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो या कोई भी और पेपर दे रहे हो, वो इलेक्शन के बाद ही होंगे लगभग, है ना। तो इलेक्शन उसके बीच में पड़ेगा या उससे पहले होगा, तो वो इसलिए टॉपिक, इलेक्शन कमीशन का जो टॉपिक है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसलिए भी क्योंकि इस साल जो है वो इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है,
तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर बात? तो आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा एक्ट था मैंने समझाया समझ में आया होगा। तो इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या फीडबैक है, वो ज़रूर हमें बताएं। और किसी तरीके के अगर और कोई जो सुधार है, इम्प्रूवमेंट है, अगर उसका कोई स्कोप है, कोई गुंजाइश है, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं कि अगर आपको कुछ चीज़ इसमें पसंद आई नहीं आई, हम आगे आने वाले वीडियोज़ में उन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है? और इसके एक्ट के प्रोविज़न जो है वो आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स ओकुल, उसको ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर मैं आपको ये पूरा का पूरा जो गैजेट नोटिफिकेशन है ये शेयर करूँगा, तो आप इसको वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। क्लियर बात? चलिए, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे और अगले इसी तरीके के किसी और वीडियो में अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर हमें डिस्कशन करना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, तो आप लोग अपना वो सजेशन भी हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे या जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9150449990 उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने इस तरीके के सजेशंस भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे और फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।